Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ICAR IRI के लिए जो अपना सोशल साइंस में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेक्शन है ये करने लग रहे हैं और हमने इसके पीछे के सारी थ्योरी कवर कर ली है। अभी हमें ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन के बाद WTO क्या होता है, इसके फेयर यूज़ कैसे करें ग्लोबलाइजेशन का, इसके इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका हो जाएगा हमें कस्टमर राइट, ठीक है, कंज्यूमर राइट बेसिकली, क्योंकि कस्टमर कंज्यूमर में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। मैंने आपको मार्केटिंग की क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो। अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े हो तो कस्टमर एक्चुअली DFCCL वालों को मार्केटिंग के टाइम पढ़ाया था। कस्टमर होता है जो, अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक सामान है, 10 रुपए का सामान है, ये मैंने इसको बेच दिया। अब ये बंदा इसे यूज़ करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अगले आदमी को बेच दे। तो जो एंड यूज़र होता है, जो यूज़ करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं, जो बाई करता है वो कस्टमर, वो कंज्यूमर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यूज़ कर ले इसे, या फिर हो सकता है कि ये अगले आदमी को बेच के आ जाए। ठीक है, तो कस्टमर का हमें पता नहीं होता कि ये एंड यूज़र है कि नहीं है, लेकिन कंज्यूमर इज़ ऑलवेज एंड यूज़र। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर राइट पढ़ेंगे। चलो अगले क्या आते हैं, सीधे यहाँ पे बात शुरू करेंगे अपनी। और हाँ, अभी ये जो भी अभी वीडियोज़ आएंगी ICAR के लिए, सारी की सारी आपकी अपलोड ही होंगी, कोई भी प्रीमियर नहीं हो रही होगी। तो आप आराम से इसको 2x पे या फिर 1x पे, 1.5x पे, जो भी आपकी स्पीड है उस पर देख सकते हो। इसके लिए टीम से मुझे बढ़िया सुनने को मिला है, बट स्टिल मुझे वो लोग सजेशंस ही दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी वो लोग मुझे सीधा ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं। तो खैर, देखते हैं चीज़ों को। क्या बोल रहा था, ग्लोबलाइजेशन समझेंगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझते हैं यार, ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपसे बोला तो आपके माइंड में एक बात आई क्या, कि किसी भी कोई भी कंपनी अपना कहीं भी जाके सामान बेच सकती है। सपोज करो ये USA की कंपनी है, आके अपना इंडिया में सामान बेचने लग रही है, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, अकेला इतना ही सा है। या फिर एक कंपनी है वो MNC अपना सामान कहीं से बनवाती है और कहीं पे बेचती है, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन हो गया? नहीं, ग्लोबलाइजेशन की जो मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में क्या आती है, इंटरडिपेंडेंस। यार ये इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये स्पेलिंग एक बार मैं करेक्ट कर ही दूँ, ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। ठीक है ना, ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी कि पूरे विश्व भर में जो इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे पे क्या हो जाएं, इंटरडिपेंडेंट हो जाएं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आज के टाइम पे यही देख लो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो अपनी अभी आप अगर देखोगे स्टॉक मार्केट अभी अपना इंडिया का गिर चुका है काफ़ी ज़्यादा, ये इसमें गिरावट आ गई है। इवन इंडिया की ही नहीं, यहाँ पे और भी जगह जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं या फिर जो भी प्राइजेज हैं वो आपकी बढ़ गई हैं, है ना। प्राइजेस हल्की फुल्की आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है ना, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, चीज़ों में यूज़ हो रहा है, तो उसकी प्राइसिंग अपनी डिटरमाइन करती है। हर एक जगह स्पेशल है आज के टाइम पे, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप हांगकॉन्ग को देखोगे, सिलिकॉन हांगकॉन्ग से ही आता है सबसे ज़्यादा। अगर ये हांगकॉन्ग पे भी ऐसी लड़ाई कर दी ना ये चाइना ने, तो आपको जो सिलिकॉन आता है ना, जो आप देखते हो अपने फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होता है, या फिर ये सब चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएंगी। ठीक है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि वर्ल्ड में आज के टाइम पे क्या हो रहा है। और नॉट इवन वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है। वर्ल्ड में जो कल्चर है अलग अलग जगह का, वो भी इंटरडिपेंडेंट होता है। आप आज के टाइम पे देखोगे जितने भी प्रोडक्ट आने लग रहे हैं अलग अलग, तो कल्चर भी एक्सचेंज होता है वर्ल्ड के बीच में। टूरिज्म आपका इंप्रूव होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोग भी इधर से उधर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन का इंटरडिपेंडेंस होता है। क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे आप देखते हो इंडिया से कई बच्चे USA पढ़ने जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाता है, कोई कनाडा पढ़ने नहीं जाते। खैर जाते हैं कनाडा में, काफ़ी कम लोग ही जाते हैं पढ़ने के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजंस ज़्यादा जाते हैं। तो हाँ, ब्रेन ड्रेन भी होता है, बट पढ़ने भी जाते हैं, चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, तो वहाँ का कल्चर भी सीख के आते हैं कुछ लोग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट होते हैं, राइट। और तो ग्लोबलाइजेशन, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लोबलाइजेशन क्या अकेला एक सोशल फिनोमिना है? भाई सोशल है, लेकिन इसके अलावा ये इकोनॉमिक फिनोमिना भी है। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म हो रहा है, सोशल हो गया, लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है इधर उधर पूरे वर्ल्ड में। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे इतनी सारी हमारे यहाँ पे जो कंसल्टेंसीज हैं, उसमें यहाँ पे इंडिया में बैठ के बंदा USA में जॉब लगवा रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी कंसल्टेंसीज हैं इंडिया में ही हैं। और ठीक है, तो ये इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है, तो फिर ये आपका एक कल्चरल फिनोमेना भी है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका एक लीगल फिनोमेना भी है।
अब आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, आपका अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो जो लॉज़ हैं आपके कैसे बनने लग गए, इंटरनेशनल लॉज़ हमें यहाँ पे देखने को मिले कि वो सबके लिए लागू हैं, हर एक कंट्री के लिए। तो इंटरनेशनल लॉज़ हो गए, आप यहाँ पे डब्ल्यूटीओ को देख लो, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक लीगल फिनोमेना भी है ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज़ अगर इसे आप लीगली पूरा इंटरनेशनली कंट्रोल नहीं करोगे, तो कोई देश कहेगा हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ये लॉ है, तो फिर वो ग्लोबलाइजेशन कहीं न कहीं छोटे देशों को दबा देगा। और इसके अलावा ये एक क्या है आपका पॉलिटिकल फिनोमेना भी है। कैसा है? पॉलिटिकल फिनोमेना भी है बिकॉज़ आज के टाइम पे आप देखोगे पॉलिटिकली जो है चीज़ें ग्लोबल हो रही हैं। हमारे इंडिया भी कितने सारे संगठनों का पार्ट है, जी20 का, जी7 का, तो इन सब चीज़ों में भी अब जिसका पार्ट नहीं भी है वहाँ पे ये एज़ अ गेस्ट जा रहा है बन के, ठीक है, इंडिया। तो जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ रहा है हमारी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है और इवन कंट्रीज़ इंटरैक्ट कर रही हैं पॉलिटिकल मैटर्स में भी, ठीक है? तो जब कहीं भी कोई चीज़ घटित होती है तो उसके बारे में वर्ल्ड लीडर अपनी राय रखते हैं। ये सब चीज़ें भी हैं ग्लोबलाइज़ेशन के, ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। आई होप आपको क्लैरिफ़ाइड हुआ होगा कि क्या कुछ है ग्लोबलाइज़ेशन। और ये ग्लोबलाइज़ेशन इंक्रीज़ होने के सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो है फ़ॉरेन ट्रेड। कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन शुरू हुआ वो फ़ॉरेन ट्रेड से ही हुआ या फिर आपका यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए, ठीक है? फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फ़ॉरेन ट्रेड हुआ। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई एमएनसी आई, उसने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में आके अपनी ब्रांच खोल ली, तो वहाँ से उस कंट्री को पैसा आने लग गया। फिर इस कंपनी ने जाके किसी और कंट्री में अपना सामान बेच दिया, फॉरेन ट्रेड वहाँ करनी शुरू कर दी, तो कहीं न कहीं इन दोनों देशों के बीच में कनेक्शन बनने लग गया। तो इसी को ग्लोबलाइज़ेशन कहा गया है, ठीक है? तो बेसिक अगर आपसे पूछा जाए कहाँ किन चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइज़ेशन स्टार्ट होता है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बेस पे, ठीक है? और ग्लोबलाइज़ेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमारा जैसे कि अगर हम किसी छोटे कंट्री की बात करें, ठीक है? सपोज़ करो ये कंट्री ए है, इस कंट्री के अंदर यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है नहीं, तो जब बाहर की कंपनी आती है तो ये अपने साथ में जब सपोज़ करो यहाँ पे ये अपना प्लांट सेटअप करेगी, तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। जब ये टेक्नोलॉजी लेके आएगी, सामान बनाएगी तो हमारे अंदर के इस कंट्री के अंदर के या फिर सपोज़ करो जो लोग हैं, वो भी सोचेंगे कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम भी इस सामान को बना सकते हैं। फिर कोई कंपनी है, वो आके यहाँ पे सामान बेचने लग रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला सामान है या फिर आप आज के टाइम पे टेस्ला को ही देखो, टेस्ला एंटर कर रही है तो वो अपने साथ में कई सारी चीज़ें प्रोजेक्ट लेके आ रही है जो एक नेक्स्ट सेंचुरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो जब ये एंट्री करते हैं किसी भी कंट्री में तो वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आते हैं और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। आपका आप आईटी टेक्नोलॉजी को देख लो या फिर जो आपकी अलग-अलग वेरियस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, अगर ये नहीं होती यूज़ तो आपका ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं था। आप कैसे कॉन्टैक्ट करते? अगर ये आईटी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये नहीं होता, तो ग्लोबलाइजेशन किसी भी तरीके से पॉसिबल हो ही नहीं पाता, ठीक है? ये चीज़ें हैं, तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन का एक आइडिया लग गया कि इसमें मेन फैक्टर क्या है, आपका फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी है जो कि इन सबको आपस में बांधे हुए है। क्लियर हो गई? इतनी सी बात माइंड में रहनी चाहिए। कुछ ये पॉइंट है यार सीधे एमसीक्यू में गिरते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक? तो अब हम बात करेंगे यार ग्लोबलाइजेशन की। जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे इंडिया में अरे यार ये सब तो हमने कर ही लिया है। देखो अब जब भी आपका ग्लोबलाइजेशन की बात करी जाएगी तो वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आएगा, लिबरलाइजेशन, ठीक है? अच्छा एक बात याद रखना, आपका इंडिया में एलपीजी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो जो अपने फॉर्मर पीएम रहे हैं और उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स अफेयर्स को संभालते थे, कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? इन्होंने जो है पूरी बिल्कुल काया पलट कर दी थी उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को लाके। तो इनका काफ़ी बड़ा हाथ है इसमें। अब देखो चीज़ें कैसे-कैसे बदली और कई बार लोगों को जिनको पता नहीं होता ना, वो क्या बोलते हैं कि पहले क्यों ऐसा था? सपोज़ अभी मैं आपको पूरा कंडीशंस बताता हूँ, एक बार सुनना ध्यान से इन चीज़ों को। जब इंडिया आज़ाद होता है 1950s के टाइम 1947 के बाद, तो यहाँ पे क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट कर दिया जाता है। रेलवे हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, ठीक है, सब गवर्नमेंट हो गया। और जो मेजर फैक्ट्रीज़ थी या फिर मेजर एयरलाइंस थी वो भी क्या कर दी गई, गवर्नमेंट कर दी गई। इसका रीज़न क्या था कि यार 1947 के बाद आपका देश अभी-अभी आज़ाद हुआ है, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, आप अगर इनका कॉम्पिटिशन बाहर से आने वाली कंपनी के साथ सीधा करा दोगे, ये अभी ग्रो भी नहीं कर पाया। आपका देश अभी-अभी आज़ाद हुआ, इकोनॉमी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। प्रोड्यूसर आपके देश में अभी प्रॉस्पर हो नहीं पा रहे, देश में कुछ बन नहीं रहा है। तो ये जो बाहर से कंपनी आई है ना, ये तो बिल्कुल इनको खत्म कर देगी। आपके देश का कोई प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो पूरे आपका देश का जो मार्केट होगा वो कौन सँभालेगी? एक एमएनसी सँभालेगी। बाहरी कंपनी आपका मार्केट सँभाल रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। पूरी देश की इकोनॉमी कभी भी ध्वस्त हो सकती है अगर जिस दिन ये एमएनसी चाहेगी। और जब इतना ज़्यादा पावर आ जाएगी एमएनसी के पास तो वो गवर्नमेंट में भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देगी। है ना? तो इसके लिए क्या किया गया कि भई एक यहाँ पे होता है आपका ट्रेड बैरियर, ठीक है? क्या बोला जाता है? ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं जिससे कि ऐसी कंडीशन पैदा ना हो। इन ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या है?
कि आपकी कंट्री में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखोगे, या फिर आपका जो भी फॉरेन ट्रेड हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सामान आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ट्रेड बैरियर। इससे क्या होता है, पहले अगर हम बात करें 1991 से पहले की बात करते हैं, तो ये पूरा 1950 से लेके 1991 तक क्या हुआ कि यहाँ पे हमने अपने जो लोकल इंडस्ट्रीज थी या फिर जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर थे, उनको मौका दिया कि आप इस देश के लिए सामान बनाओ, अपने आप को डेवलप करो। बिकॉज अगर अब देखो, किसी बच्चे को अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ लड़ा दोगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली बच्चा तो नीचे गिर जाएगा ना। तो उस बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दो, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब वो अगले आदमी से लड़ने लायक भी होगा। अब आज के टाइम पे देखो, टाटा है अपने पास, रिलायंस है अपने पास, फोर्ड है अपने पास, तो ये इतनी कंपनीज है जो कि जाके वर्ल्ड लेवल पे अब टक्कर दे रही हैं। अब सोचो, उस टाइम पे टाटा अर्ली फेज में था, रिलायंस अर्ली फेज में था, उस टाइम लड़ा देते एमएनसी को तो ये कहीं के कहीं गिर जाते। आज नामो निशान नहीं दिखता टाटा रिलायंस का, है ना? तो ये चीज़ है। और मैंने देखा है लोगों को बिना मतलब में ऐसी बातें करते हुए, पहले ऐसा क्यों नहीं किया, फिर वैसा क्यों नहीं किया, कंडीशन पता नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग। तो खैर, अपने को उधर नहीं जाना। देखो, ट्रेड बैरियर क्या हो गए हैं कि ये बैरियर होता है जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और बेसिकली इससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड आपकी इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये क्यों लगाए जाते हैं? टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि जो भी फॉरेन ट्रेड है उसको आप कैसे रेगुलेट करोगे, क्या चीज़ें हैं, उनके लिए ट्रेड बैरियर लगा दिया। अब हुआ क्या कि जब 1991 तक का टाइम पीरियड आ गया, तो अगर हम देखो, अब दोनों बातें हैं, हमने यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स को टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही थी। अब देखो होगा क्या कि अगर हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को ही अकेला खिलाते रहेंगे, है ना, पूरी आपके मार्केट में अगर लोकल मैन्युफैक्चरर ही खेल रहा है, तो लोगों को अब ये लोकल मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई डर ही भय नहीं रह जाएगा। ठीक है, कि लोगों को प्राइस कैसी देनी है, क्या देनी है, सही प्राइस में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा देंगे ये लोग, ठीक है, आपस में मिलके। और इससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं बचती है कि सपोज करो एक दो लोकल प्लेयर हैं, उन्हीं से सामान लेना पड़ रहा है हर बार, तो फिर वो वहाँ पे आपके पास चॉइस भी नहीं है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। और आगे चल के आपके पास अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब बाहर की कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, पैसा भी आएगा उससे। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो 1991 के टाइम क्या किया गया, यहाँ पे लिबरेशन कर दिया गया। ठीक है, इस लिबरेशन का मतलब क्या होता, लिबरलाइजेशन, सॉरी, लिबरेशन नहीं, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत ही रिड्यूस कर दिया, यानी कि इनको या तो हटा दिया। कुछ ट्रेड बैरियर अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं होता है कि आप यहाँ पे आपने अलाउ ही नहीं कर रखा है एक टाइप की इंडस्ट्री को आना, तो उसको आपने कम्प्लीटली हटा दिया उस बैरियर को, या फिर आपने टैक्स रेट अपने कम कर दिए, स्लैब कम कर दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है कि लिबरलाइजेशन कर दिया है। अब जो अराउंड द ग्लोब कोई भी कंपनी है या कोई भी प्रोड्यूसर है, वो आके एंट्री कर सकता है, अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अपनी यहाँ पे फैक्ट्री भी सेटअप कर सकता है, और इवन वो अपना सामान भी हमारे देश में बेच सकता है। कुछ एक पर्टिकुलर उससे हम यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह ले रहे होंगे उसके आने का, और अपना जो है वो यहाँ पे सामान वगैरह बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा आपके पास टेक्नोलॉजी भी आ रही है देश के अंदर, एम्प्लॉयमेंट भी होगा इससे, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो जब ये देखा गया कि हमारे देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लोकल प्रोड्यूसर भी कुछ बन गए हैं, तो फिर आपका ये लिबरलाइजेशन भी कर दिया गया। और उस टाइम पे इकोनॉमी की हालत भी खस्ता हो गई थी इंडिया की। ठीक है, तो इस जो एलपीजी का एक डिसीजन था, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें सुधारी हैं। तो एलपीजी में एल होता है लिबरलाइजेशन, पी होता है प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा ही सरकारी नहीं रह सकती, तो उनका प्राइवेटाइजेशन भी होता है, लेकिन हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। वही मैंने बोला, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी यही था कि जो भी आज के टाइम पे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देख रहे हो, यूएसए या फिर कोई भी, तो वहाँ पे ही पहले ट्रेड बैरियर लगा के रखे थे, लोकल प्रोड्यूसर को उन्होंने अपने फलने फूलने दिया। अच्छा, अब एक चीज़, चलो ये फॉरेन वाले तो ठीक है, इन्होंने अपना ट्रेड बैरियर लगा रखे थे, इन्होंने भी अपनी कंपनीज़ को मौका दिया। जैसे कि अगर आप आज के टाइम पे देखोगे, तो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, वोल्क्सवैगन निकल के आती है। ठीक है, तो ये भी इनको पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट, फलने फूलने दिया गया, इनका इंक्यूबेशन किया गया इवन इन कंपनीज़ का, तब जाके आगे बढ़ी हैं। स्टिल अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1991 से पहले इंडिया से किन चीज़ों का इम्पोर्ट किया जाता था, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके पूछे जाते हैं। एक तो मशीनरी का यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता था, मशीनरी का, है ना, और फिर आपका फर्टिलाइजर्स का, देन आपका पेट्रोलियम का। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे, बस ये जो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, मशीनरी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, इनका इंपोर्ट हम किया करते थे। और जो बाकी की चीज़ें हैं, हमने उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोटेक्शन दिया कि भाई तुम बनाओ और अपना कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ो। ठीक, ये चीज़ है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, 1991 में आपका लिबरलाइजेशन कर दिया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझ गए क्या कर दिया, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, रिमूविंग
बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, इसको ही क्या बोला जाता है आपका लिबरलाइजेशन बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो इसको ही लिबरलाइजेशन बोलते हैं। आई होप क्लैरिफाइड हो गया होगा। नाउ अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं देखनी, इतना ही चीज़ें याद रखो, दैट्स इट। देन आपका WTO की बात करते हैं। WTO क्या है अब आपका, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ट्रेड हो रही है, फॉरेन ट्रेड हो रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, संभालने के लिए यहाँ पे कुछ रूल सेटअप किए गए हैं WTO के द्वारा, जो कि पूरे विश्व भर में जितना भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसको देखता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो इसका मेन एम है, वो है लिबरलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को, लिबरलाइज कर देना इंटरनेशनल ट्रेड को। ये क्या बोलता है WTO कि भाई पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं ना, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज को ये ज़्यादा बोलता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर लगा के रखते हैं बेचारे, कि भाई कहीं हमारी कंट्री में जो थोड़ी कंपनीज हैं वो सेटअप होती जाएं और अरे यार, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं कि अपना इंक्यूबेट करती हैं अपने अंदर के जो भी इसके प्रोड्यूसर्स हैं। तो WTO क्या बोलता है कि अपनी जो भी फॉरेन ट्रेड है, इसको आप जो भी ट्रेड है उसको आने दो और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दो, पूरा 100% फ्री होना चाहिए फॉरेन ट्रेड। क्यों बोलता है, क्योंकि इसके जो फाउंडर्स हैं ना, इसको एक्चुअली में, चलो यार इसके फैक्ट बता ही देता हूँ। WTO जब स्टार्ट हुआ तो इसका नाम गैट करके था, ठीक है, गैट के फॉर्म में इसका स्टार्ट हुआ था, और इसका फुल फॉर्म होता था, ये 1948 के टाइम पे GATT जिसे गैट बोलते हैं, इसे स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। फिर यही 1948 से आगे चल के इसे 23 कंट्रीज़ ने मिलके फॉर्म किया था, और बेसिकली ये जो कंट्रीज़ थी सारी की सारी डेवलप्ड थी। अब जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या चाहेगी, उसने तो अपने अंदर के जो भी उस कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनको अच्छा खासी कैपेबल कर लिया है कि वो MNC के फॉर्म में जा सकें और देशों में। तो वो चाहते थे कि यहाँ से और देशों में जाएंगे तो पैसा कहीं ना कहीं उस कंट्री में भी आएगा, तो उससे ये कंट्री और भी पैसा बना पाएगी, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मिलकर के इसे बनाया। तो अल्टीमेटली वही चीज़ हमें इसके एम में दिखती है। अब इसमें कि ये लोग क्या करते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज तो कुछ कुछ बैरियर्स को रख लेते हैं, जबकि ये WTO फोर्स करता है जिन कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है कि तुम अपने बैरियर्स को हटाओ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इसका हार्मफुल इफेक्ट है। खैर, गैट के फॉर्म में बना, देन 1995 में जो है ये आपका क्या बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बन जाता है। देन इस WTO का अगर आपसे भी पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये याद रखना। देन अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जाए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि इसके DG कौन है, तो ये हैं आपके नगोजी ओकोंजो। गोजी ओकोंजो यहाँ पे लिख दूं क्या, देखो, गोजी ओकोंजो ये जो है यहाँ के हैं, और इवियाला इवियाला ये जो है यहाँ के क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक। तो ये है आपका WTO के बारे में सारी की सारी बातें। इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। थ्योरी बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या, किस लिए आपका WTO हार्मफुल है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, या फिर उनको इतना फोर्स नहीं करता जितना ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स करता है फॉर रिमूविंग देयर ट्रेड बैरियर्स। समझ में आ गई पूरी बात, चलो। तो यहाँ पे नीड ऑफ द आवर आती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कैसा हो भाई, फेयर होना चाहिए। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या फिर इसको जो एजेंसी गवर्न कर रही है वो कैसी हो, फेयर हो, अपने आप में एक फेयर ग्लोबलाइजेशन लेके आए। इसको लेकर के बहुत सारी डिबेट होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, बहुत सारी डिबेट होती है, क्योंकि अगर देखोगे तो इसका कहीं ना कहीं बाइस्ड व्यू है जो WTO है इसका, कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने सारे के सारे बैरियर हटा लें, डेवलप्ड वाले हटा नहीं रहे हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट है किसी देश की, उसको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि हमें कितना ज़्यादा लीनियंट करना है, कितना लिबरलाइजेशन करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि हमारे अंदर कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कई सारी PLI स्कीम्स लेके आती है, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स होते हैं, जिनका अल्टीमेट एम होता है कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल पाए। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना मार्जिन भी देते हैं, जैसे उनको ग्रोथ करने के लिए इंक्यूबेशन दिया जाता है कि गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है कि कैसे ना कैसे करके ये लोग आगे बढ़ें। और बाकी हम यहाँ पे SEZ भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अपना फॉरेन कंट्रीज से MNCs आ रही हैं। SEZ का मतलब होता है कि उनको कुछ इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ बेटर प्रोवाइड करा दी, उनको बोल दिया कि हम 1 साल के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या फिर 5 ईयर्स के लिए कोई भी हम यहाँ पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे आपको ज़मीन देने का। उनको बेटर वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिए वो, और
जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे तो DFCCIL बन गया है, तो ये इसलिए ही बना है कि इंडस्ट्रीज़ को जो सामान है वो जल्दी पहुंचाया जा सके, फ्रेट जल्दी पहुंचाया जा सके। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है आने वाली कंपनीज़ को, उनके लिए ये सब दिखता है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप कर लेती हैं, इससे हमारे पास पैसा आता है। ठीक, तो ये सब हो गया ग्लोबलाइजेशन। नीड ऑफ द आवर है कि ग्लोबलाइजेशन कैसा हो, फेयर हो, और ये फेयर भाई तभी होगा जब सारी की सारी कंट्रीज अपने अपने इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगी WTO में। ठीक, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, एक ऑप्शन आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि पीपल जो हैं, लोग जो है, क्या वो ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट डाल सकते हैं? पीपल जो कैंपेन होती हैं, लोग जो कैंपेन्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हाँ भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल चाइना का देख लो। चाइना की ना बिल्कुल वॉट लगा दी थी जब हमने चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया है। अभी भी हमने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया है, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, और इवन हमें आगे भी करना चाहिए। वी हैव टू कीप सपोर्टिंग अवर लोकल प्रोडक्ट्स। और एक चीज़ करेक्ट ही है कि भाई लोकल फॉर वोकल हमें बनना पड़ेगा, सॉरी वोकल फॉर लोकल हमें बनना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। और जैसे चाइना है, अगर वो हमारे, देखो यार सीधी सीधी सी बात है, अगर चाइना हमारे देश के हित में नहीं कर रहा है ना काम, तो उसका बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली। तो ये सब चीज़ें हैं यार। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पीपल कैंपेन जो है ट्रेड या फिर जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, इन सभी के ऊपर फ़र्क डालती हैं। ट्रेड के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमने कैंपेन करा, बॉयकॉट करेंगे तो भाई बॉयकॉट हुआ सामान और उसकी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत पड़ी। ठीक, तो बात कर रहे हैं अब कंज्यूमर राइट्स की। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, और ये आपका फाइनल चैप्टर है। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें ख़त्म, और आप इकोनॉमिक्स में अब सारी की सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, तो जब भी हम आपस में अपने आप को देखते हैं, तो हर कोई ना एक कंज्यूमर भी होता है। क्या होता है? हर कोई, जैसे कि आप किसी भी पर्सन को उठा लो, वो एक कंज्यूमर भी है और यह एक प्रोड्यूसर भी है। अब भाई बात है कि कंज्यूमर है तो प्रोड्यूसर कैसे? अभी आप एक फार्मर की बात कर लो। वो फार्मर क्या करेगा? एग्रीकल्चर, अगर वो एग्रीकल्चर में अपना काम करता है तो कहीं ना कहीं वो वीट को प्रोड्यूस करेगा, राइस को प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर का काम है। देन वो कुछ सामान को कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर भी है। देन अगर वो होटल में जाके खाना खा रहा है, कंज्यूमर है ना? साबुन से नहा रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है। आप अभी कोई भी अगर वर्किंग पर्सन है ना, तो वो कुछ ना कुछ सर्विस को प्रोड्यूस ही कर रहा होगा। कोई या तो वो सर्विसेज दे रहा होगा, कोई गुड्स दे रहा होगा, प्रोडक्ट दे रहा होगा, तो वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। तो याद रखना, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल है या फिर सिटीजन है अपने इंडिया का, तो वो कंज्यूम, या फिर किसी भी कहीं का भी पूरे वर्ल्ड का, तो वो क्या है? कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अच्छा, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक मूवी आई थी यार, साउथ की कोई मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस आइडिया को उन्होंने डिपिक्ट किया था। कंज्यूमर राइट्स के एक पर्टिकुलर चीज़ लेकर के था। आइडिया उनका अच्छा था, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर भी करी उन्होंने, बट स्टिल आइडिया वाज नाइस। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आया, एक पर्सन कंज्यूमर भी होता है और वो प्रोड्यूसर भी होता है। ठीक है, चलो। तो यार अब इतना बड़ा मार्केट है, उसमें सपोज करो ये एक प्रोड्यूसर कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसके कस्टमर है वो अलग कंज्यूमर है, बेसिकली जो वो अलग अलग जगह के हैं। ठीक है, ये क्या है? कंज्यूमर्स हैं, और ये अलग अलग जगह कंज्यूमर है। कोई यहाँ से, कोई इस रीज़न से, कोई इस रीज़न से। तो यानी कि ये क्या है? स्कैटर्ड हैं। जब कंज्यूमर इतने ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी मटेरियल खरीदते हैं, और ये प्रोड्यूसर जो है वो सपोज करो 2-3 प्रोड्यूसर हैं, की प्रोड्यूसर जो बड़े बड़े हैं वो 2-3 ही हैं। तो जब ये सामान बेचते हैं ना, तो इनका रवैया ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगा यूज़ करने के बाद, तो हम क्या करें, है ना? तो उसका आपको कोई ग्रीवेंस नहीं मिलता, है ना? कोई भी ग्रीवेंस नहीं है, कोई इस तरीके से। जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अब उसको वो चीज़ यूज़ करनी ही है, और जाएगा वो इन्हीं 2 या 3 में से, इन्हीं में से किसी के पास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? मार्केट में मोनोपोली बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर हैरेसमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स भी स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, या फिर एक इंटरनेशनल, अगर हम पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है आपका कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। ठीक है, देखो, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। तो अब ये जो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल है, ये पूरा ग्रुप है उन सभी जितने भी कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, किसी भी कंट्री के हों, जो भी कंज्यूमर ग्रुप हैं, वो सभी मिलकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अपनी साझा करते हैं, और ये कंज्यूमर्स इंटरनेशनल उसके ऊपर जो है जो भी कोई कंपनी है तो उसके ऊपर केस वगैरह डालते हैं, जो भी है। तो इसमें अभी आज के टाइम पे 250 मेंबर्स हैं और 120 कंट्रीज़ हैं, और ये आपका सेटअप किया गया था 1960 में। और फिर यहाँ पे 1985 में जो UN है,
यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसने भी कई सारी गाइडलाइंस निकाली, यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन करके, ठीक है, यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिससे कि कंज्यूमर के जो राइट हैं वो हैरेस ना हो, उनका उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, ठीक है। एक फैक्टर तो आपका ये हो गया, जब कंज्यूमर्स को हरास किया जाता है, उन्हें प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दी जा रही है, उसके लिए आपका ये सब है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, ये जो भी प्रोडक्ट वाले होते हैं, अब जैसे मोनोपोली, आज के टाइम पे भी देखोगे आप तो एजुकेशन में किसी एक दो लोगों की मोनोपोली हो रही है, और मुझे की बात यह है कि मुझे भी कई बार अप्रोच किया गया, बट खैर देखो वो कहानी कभी और। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मोनोपोली होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि अलग, इनके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाता है। अब ये मीडिया में काफ़ी सारे अपने झूठे जो है एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, झूठे एडवर्टीजमेंट करा के कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो भी झूठे एडवर्टीजमेंट होते हैं या फिर आपका फॉल्स वहाँ पे क्लेम्स किए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, कोई कस्टमर, उसने सपोज करो ये देख के लिया कि एक एग्जांपल जो आपका दिया गया एनसीईआरटी में भी, तो याद रखना, एक कंपनी है जो कि आपका बेबी मिल्क बनाती थी, ठीक है, बेबी मिल्क पाउडर। तो वो बोलते थे कि ये बिल्कुल इसमें सारे के सारे जो तत्व हैं, पोषक तत्व, वो माँ के दूध जैसे हैं, लेकिन अल्टीमेटली माँ का दूध तो माँ का दूध होता है, वो तो आप पाउडर फॉर्म में लेके आ ही नहीं सकते हो कैसे भी, ठीक है, मैच ही नहीं कर सकता है, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल सकते कैसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ को इनको यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से इनका ये जो टैगलाइन थी वो हटाई गई। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जिनसे भी कंज्यूमर्स का हैरेसमेंट किया जाता है। ये दूसरा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट आपका डायरेक्ट होता है सर्विसिंग के फॉर्म में, तो दो एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गए। अब जब स्टार्ट में आपका 1960s का टाइम था, यहाँ पे इंडिया में कोई लीगल रूल्स हुआ नहीं करते थे कंज्यूमर के राइट्स को लेकर के। तो यहाँ पे जब इतना कंज्यूमर के कोई राइट है नहीं, कंपनी जो है कंटिन्यूसली, जब यहाँ पे कंपनीज ने लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया एक काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है, याद रखना क्या स्टार्ट होता है यहाँ पे, आपका कंज्यूमर मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि कई सारी कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि ऑयल में, राशन शॉप्स में यहाँ पे आपका मिलावट होने लग गई, ऑयल में मिलावट होने लग गई, कुछ भी मिला के दे रहे हैं सामान, क्योंकि कंज्यूमर का कोई राइट है नहीं। अब ये कंज्यूमर के ऊपर है कि उसे पता होना चाहिए इस कंपनी का जो ऑयल है वो ख़राब है, मिलावट वाला है। अगर नहीं पता है तो वो इसका ऑयल ले लेगा और वो बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो ये सब चल रहा था। तो 1960s में इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स जो है फॉर्म हो गए। तो याद रखना कि 1960s में आपका कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कंज्यूमर ग्रुप्स यहाँ पे इंडिया में बनने स्टार्ट हो गए थे अराउंड 1970s से, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप्स बने और इस चीज़ का अपोज किया गया कि भाई जो मोनोपोली हो रही है इन कंपनीज़ की, उसको कम किया जाए और कंज्यूमर को भी कुछ राइट दिए जाएँ। और इन्हीं सबको देखते हुए जब बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया, कंज्यूमर ग्रुप ने बहुत विरोध किया, तो 1986 में इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है कोपरा, ठीक है। क्या लेके आती है, कोपरा लेके आती है। अब ये कोपरा क्या है समझना है इसको ध्यान से। इसका एक बार यार फुल फॉर्म लिखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सीओ से क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर, और पीआर से हो जाएगा प्रोटेक्शन, और ए से हो जाता है एक्ट, ठीक है। ये 1986 में आया। लेकिन अब क्वेश्चन पता है आपका क्या बनेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे तो यही उठाएंगे कि इसको कोपरा को जो 1986 वाला था, इसे रिप्लेस किससे किया गया, तो इसे 2019 में रिप्लेस कर दिया गया किससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ये 86 वाला जो था इसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया 2019 वाले से, ठीक है। जो 2019 वाला कोपरा है बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया 1970s के टाइम पे अपने बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स बन गए थे, कंज्यूमर मूवमेंट बहुत हो रहा था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहला वाला जो इंडिया में फर्स्ट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना, फर्स्ट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो ये बना था 1966 में, ठीक है। कब बना था, 1966 में, और इसका नाम है CGSI, ठीक है। फुल फॉर्म इसका याद रखना क्या होता है, ये कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। कंज्यूमर जी से हो जाता है गाइडेंस, एस से हो जाता है सोसाइटी, देन आपका आई से हो जाता है इंडिया, ऑफ इंडिया। तो जो आपका कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसने वो जो है आपका पहला 1966 में फॉर्म हुआ। देन आपका एक क्वेश्चन आता है BIS क्या है, तो BIS भी आपका कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर है। चलिए, एक आपसे हो सकता है ये भी पूछ लें कि ये जो 2019 वाला था ये कब पास किया गया, तो 30 जुलाई को इसको पास किया गया था, इसके बिल को।
तो ये चीज़ भी है, एक बार माइंड में रख लेना क्या ही जा रहा है, अगर पूछ लिया बाई चांस तो। अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने, कि कंज्यूमर्स के पास राइट हैं क्या क्या, है ना, व्हाट आर द राइट्स दैट कंज्यूमर्स हैव। और थोड़ा सा आईएसआई एगमार्क प्लस एफ, आईएसआई एगमार्क, एगमार्क, हॉलमार्क और आपका प्लस एफ जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ये वाली हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये लास्ट नहीं, अगली वाली क्लास को लास्ट रख लेते हैं, बिकॉज मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा शॉर्ट कर दूं, बट शॉर्ट करने से फ़ायदा नहीं है। एक 15 to 20 मिनट का टाइम कल भी निकाल लेना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ तक तो पूरा फिनिश हो ही गया है, तो बस ये कल करेंगे और फिर आपका इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देंगे। एंड अभी 500 MCQs में भी यार मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्लास और डाल दूंगा, फॉरेस्ट वाली जो है ना उसके क्वेश्चंस सीधे सीधे करा दूंगा, जिससे और उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फॉरेस्ट वाले में क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, इंपॉर्टेंट MCQs करा दूंगा तो वो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे ना वो रिवॉल्यूशंस थे, उसमें पूरी कहानी पता होनी होती है कि यहाँ पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब जाके अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन सा ट्राइब है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एंड करता हूँ फिलहाल इस सेशन को, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।